1, 2, 3, 4 पूरे दिन की इतनी मेहनत के बाद भी तिजोरी का ये हिस्सा खाली रह गया है। शहर की आबादी बढ़ रही है पर मेरी गिनती वही की वही थमी हुई है। रामू, इधर आओ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त पर हाजिर रहा करो। मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। जी मालिक, मैं यही गोदाम में बोरियां व्यवस्थित कर रहा था। बोलिए, क्या हुक्म है? कल सुबह से हम नए तराजू का उपयोग करेंगे। मैंने उसमें कुछ तकनीकी बदलाव किए हैं जिससे हर तोल में हमारा मुनाफा निश्चित रहेगा। मालिक, अगर ग्राहकों को इस बात का पता चला कि तराजू में हेरा फेरी की गई है, तो बाजार में हमारी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। इज्जत से पेट नहीं भरता रामू, पैसा होगा तो सब सलाम करेंगे। जा अब निकल यहाँ से और सुबह की तैयारी कर। अगली सुबह काका नाम का एक बूढ़ा किसान अपनी साल भर की कड़ी मेहनत का गेहूं लेकर धनीराम के पास आया। उसका पूरा खानदान इस फसल से मिलने वाले पैसों पर टिका था। सेठ जी, यह इस साल की सबसे अच्छी फसल है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। मुझे बच्चों की स्कूल फीस और घर के अन्य जरूरी खर्चों के लिए सही दाम की उम्मीद है। इस गेहूं की गुणवत्ता नीची श्रेणी की है। इसमें नमी बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि इसे साफ करने में मेरा काफी खर्च हो जाएगा। धनीराम जी, पूरे गांव को पता है कि काका ने इस फसल के लिए दिन रात एक किया है। आप इसका दाम इतना कम नहीं लगा सकते। मुखिया जी, व्यापार आंखों से देखी गई सच्चाई पर चलता है, बातों पर नहीं। अगर आपको मेरा दाम मंजूर नहीं है तो आप ये बोरियां कहीं और ले जा सकते हैं। सेठ जी, इतनी धूप में मैं इतनी दूर से आया हूँ। मेरे पास अब कहीं और जाने का साधन नहीं है। आप जो सही समझे वही दे दें। ठीक है, मैं उपकार कर रहा हूँ जो ये माल खरीद रहा हूँ। रामू, इसे तराजू पर रखो और वजन करो। काका के पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने बोरियां तराजू पर रखी, धनीराम ने चालाकी से तराजू के नीचे का छुपा हुआ बटन दबा दिया। तराजू की सुई देखिए काका, ये कुल 20 किलो दिखा रहा है। आपने शायद अपने घर पर गलत नाप लिया होगा या रास्ते में बोरियां हल्की हो गई होंगी। ये कैसे संभव है? मैंने अपने घर के पुराने तराजू पर इसे 2 बार तोला था और वहाँ ये पूरा 40 किलो था। सेठ जी, मुझे इस तराजू की कार्यप्रणाली पर संदेह हो रहा है। इतना बड़ा अंतर किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं लग रहा है। मेरे तराजू की जांच सरकारी अधिकारी करते हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी पुलिस को फोन करके फैसला करवा लेता हूँ। नहीं सेठ जी, मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। आप ये पैसे रखिए, मैं चलता हूँ। अगली बार सामान लाने से पहले ध्यान रखिएगा। रामू, इन बोरियों को अंदर गोदाम में रखो और अगला ग्राहक बुलाओ। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। काका के जाने के बाद दुकान में सन्नाटा छा गया। रामू ने अपने मालिक को चेतावनी देने का प्रयास किया क्योंकि वो जानता था कि ये गलत हो रहा है। मालिक, आज आपने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जो किया है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गरीब की बदुआ का प्रभाव गहरा होता है। रामू, तुम्हारे जैसा इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता क्योंकि तुम तर्क की जगह भावनाओं से सोचते हो। दुनिया में सिर्फ वही टिकता है जिसके पास शक्ति और पैसा है। मैंने बहुत से अमीर लोगों को रातों रात सड़क पर आते देखा है जब उनका भाग्य उनका साथ छोड़ देता है। कुदरत का हिसाब बराबर होता है। मैं कुदरत का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। मुझे कल के बड़े ऑर्डर की तैयारी करनी है। तुम गोदाम साफ करो और फालतू बातें बंद करो। आज का मुनाफा कल की मुसीबत बन सकता है। इंसान को इतना अंधा नहीं होना चाहिए। मेरे धंधे में धर्म की बातें मत लाओ। जाकर अपना काम खत्म करो वरना तनख्वाह काट लूंगा। एक रहस्यमयी व्यापारी जो शहर के कलेक्टर का खास आदमी था, महंगी गाड़ी में धनीराम की दुकान पर एक बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव लेकर आया। धनीराम, मुझे कल शाम तक 100 बोरी चीनी की आवश्यकता है। ये कलेक्टर साहब के बेटे की शादी का मामला है, इसलिए मुझे कोई देरी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेरे पास पर्याप्त स्टॉक है और मैं वक्त से पहले आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगा। हमने सुना है कि आपका काम काफी तेज है। अगर ये सप्लाई सही रही तो आने वाले समय में पूरे डिस्ट्रिक्ट का अनाज का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। पैसे के लेन देन और अन्य शर्तों के बारे में आप मुझे विस्तार से बताएं। मैं आपको आधा भुगतान अभी एडवांस में कर रहा हूँ। बाकी का पैसा कल माल की डिलीवरी के बाद मिल जाएगा। ये सौदा पक्का रहा। रामू, मालिक के लिए ठंडा लाओ और गोदाम की चाबी निकालो। रात के 2 बजे धनीराम ने गोदाम के सारे दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। उसने एक मशीन निकाली जो पत्थर को शुगर के दानों जैसा पीस देती थी ताकि वो मिलावट कर सके। 100 बोरियां। अगर मैं हर बोरी में 2-2 किलो ये पिसा हुआ पत्थर मिला दूं, तो 100 बोरी के साथ मेरी 10 बोरी चीनी की बचत हो जाएगी।
इससे मेरा मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा और किसी को भी इस मिलावट का आभास तक नहीं होगा। मैं आज रातों रात अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। मालिक, कलेक्टर साहब के घर की शादी में इतने लोग आएंगे। अगर किसी की सेहत बिगड़ गई तो आपका पूरा कारोबार बंद हो जाएगा। सेहत और बीमारी किस्मत का खेल है। मेरा काम सिर्फ व्यापार करना है। तुम चुपचाप इन बोरियों को पैक करो और सिलाई ध्यान से करना। ये चीनी नहीं, जहर है। मैं इस पाप में आपका साथ नहीं देना चाहता। तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। चुपचाप बोरियां भरो और मुंह बंद रखो, वरना काम से निकाल दूंगा। अगले दिन बाजार में काफी हलचल थी। व्यापारी और असिस्टेंट गुस्से में वापस आए और उन्होंने बाजार के बीच में धनीराम की पोल खोल दी। धनीराम, तूने कलेक्टर साहब के यहाँ के मेहमानों को ये मिलावट वाली चीनी भेजी है। क्या तुझे लगता है कि हमें इसका पता नहीं चलेगा? इस बोरी में चीनी से ज्यादा पत्थर है। तूने हमारे विश्वास का फायदा उठाया है और पूरी व्यवस्था को धोखा दिया है। मालिक, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। शायद पीछे से जो माल आया था उसमें पहले से ही मिलावट थी। मैं इसे अभी बदलवा देता हूँ। अब बदलने का वक्त निकल गया है। तेरा व्यापारिक लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और पूरे शहर में तुम्हारा नाम काली सूची में डाल दिया गया है। पुलिस को सूचित कर दिया गया है। तुम्हारी दुकान अभी सील की जाएगी। मालिक, एक मौका दीजिए, मैं सारा नुकसान भर दूंगा। मेरी बात सुनिए। व्यापारी के जाने के बाद बाजार के अन्य दुकानदार और ग्राहक धनीराम की दुकान के बाहर इकट्ठे हो गए और उसका बहिष्कार करने लगे। आपके मिलावट वाले सामान की वजह से हमारे बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। धनीराम ने इस बाजार की मर्यादा को भंग किया है। आज से हम में से कोई भी इससे किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा। रामू, दरवाजा बंद कर लो और किसी को भी अंदर मत आने देना। ये सब लोग सिर्फ मेरी उन्नति से जलते हैं और मौका मिलते ही हमले कर रहे हैं। मालिक, भीड़ को दरवाजे से रोका जा सकता है, पर जो सच्चाई बाहर निकल चुकी है उसे नहीं रोका जा सकता। अब हमारी दुकान पर कोई नहीं आएगा। रामू, पिछले दरवाजे से निकलने की तैयारी करो। यहाँ रहना खतरनाक है। उसी रात शहर में एक भयानक तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि सब कुछ जलमग्न होने लगा। धनीराम को अपने गोदाम की चिंता होने लगी। रामू, तुमने पिछले महीने कहा था कि गोदाम की छत कमजोर है। क्या तुम्हें लगता है कि बारिश का पानी अंदर जा रहा होगा? मालिक, मैंने आपको 3 बार सूचित किया था कि छत की मरम्मत अनिवार्य है, पर आपने खर्च बचाने के लिए उसे टाल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मरम्मत में 5,000 रुपये व्यर्थ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि चीनी की बोरियां सुरक्षित होंगी। तूफान बहुत तेज है और छत से पानी टपकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। अब पश्चाताप करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आज माल खराब हो गया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। बिजली भी बहुत कड़क रही है। मालिक, अब दुआ कीजिए, क्योंकि दवा और मरम्मत का वक्त निकल गया है। अचानक एक जोरदार आवाज आई और गोदाम की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। धनीराम भागते हुए गोदाम पहुंचा, पर तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। मेरे 100 बोरियां, ये सारी चीनी पानी में मिलकर बहती जा रही है। लाखों रुपयों का माल मिट्टी में मिल गया है। अगर आपने वक्त पर 5,000 रुपए खर्च किए होते तो आज आपका ये 5 लाख का नुकसान नहीं होता। आपका लालच ही आपकी बर्बादी का कारण बिना है। मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया हूँ। रामू, अब मेरे पास ना दुकान बची है और ना ही माल। मैंने सब कुछ खो दिया है। तिजोरी खाली हो गई है क्योंकि उसमें ईमानदारी की कमाई नहीं थी। जब बुनियाद कमजोर होती है तो महल गिरना तय होता है। ये बारिश रुकती क्यों नहीं? मेरा सब कुछ तबाह हो गया है। बारिश तो रुक जाएगी मालिक, पर आपका नुकसान अब कभी पूरा नहीं होगा। धनीराम ने अंतिम प्रयास करते हुए गीली और खराब चीनी को बाजार में बेचना चाहा, पर किसी ने भी उससे बात तक नहीं की। ये चीनी कुल 5 रुपये किलो में ले लीजिए। मैं इससे सस्ते में नहीं बेच सकता। कृपया मेरी सहायता कीजिए। आपने हमें पत्थर और मिलावट वाला सामान बेचा है। अब हम आप पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर सकते, चाहे आप मुफ्त में ही क्यों न दें। धनीराम, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी उपस्थिति से हमारे बाजार का वातावरण खराब हो रहा है। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरे घर में अनाज नहीं है। क्या कोई मेरी स्थिति पर ध्यान नहीं देगा? मैंने हमेशा इस बाजार की उन्नति में योगदान दिया है। आपने सिर्फ अपनी उन्नति देखी है, दूसरों की नहीं। हमसे दूर रहिए। रामू, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। चलो यहाँ से, सब दुश्मन बन गए हैं। चिंता और तनाव की वजह से धनीराम की शारीरिक हालत बिगड़ गई। वो बिस्तर पर पड़ गया और उसके पास देखभाल करने वाला कोई नहीं था।
रामू, मेरा स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। कृपया किसी डॉक्टर को बुलाओ, मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। मालिक, शहर के सभी डॉक्टरों ने आने से मना कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि आपने उन्हें नकली दवाएं और मिलावट वाला माल भेजा था। क्या मेरे पास अब इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपने लिए एक डॉक्टर बुला सकूं? मेरी सारी संपत्ति किस काम की अगर मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता? मैं अपने पुराने संबंधों का उपयोग करके किसी को बुलाने की कोशिश करता हूँ, पर आपकी तिजोरी अब सहायता करने में असमर्थ है। मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। क्या कोई भी इंसान मुझ पर दया नहीं करेगा? मालिक, दया उन पर की जाती है जो दया दिखाते हैं। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। रामू के निवेदन पर एक डॉक्टर वहाँ पहुँचा। उसने धनीराम की जांच की और उसे कड़वी सच्चाई से अवगत कराया। आपकी शारीरिक स्थिति बहुत गंभीर है। मैंने आपको दवाएं दे दी हैं, पर जब तक आपका मानसिक तनाव कम नहीं होता, कुछ नहीं बदलेगा। डॉक्टर, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचा। आज मेरे पास पैसा तो नहीं है, पर पश्चाताप बहुत ज्यादा है। पैसा सिर्फ एक साधन है, जीवन का लक्ष्य नहीं। आपने दूसरों का हक मारा है, इसलिए आज आपका मन अशांत है। अगर आप सुधरना चाहते हैं, तो प्रायश्चित कीजिए। मैं समझ गया हूँ कि मैंने कहाँ गलती की थी। अगर मैं ठीक हो गया, तो मैं सब कुछ पहले जैसा ईमानदार बना दूंगा। ठीक होना आपके हाथ में है। अगर मन साफ होगा तो दवा भी जल्दी असर करेगी। मैं वचन देता हूँ डॉक्टर, आज से मैं एक नया इंसान बनूंगा। स्वस्थ होने के बाद धनीराम काका के घर पहुंचा। उसने अपनी बची कुची संपत्ति से उनका कर्ज चुकाने का फैसला किया। काका, मैं यहाँ आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। ये लीजिए आपका बचा हुआ भुगतान और थोड़ा अतिरिक्त मुनाफा जो मैंने आपका मारा था। सेठ जी, आपकी ये हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है। मैंने आपको माफ कर दिया है। भगवान आपको सही रास्ते पर चलने की शक्ति दे। काका, आपका धन्यवाद। आज मुझे एहसास हो रहा है कि किसी का हक लौटाने से जो सुकून मिलता है, वो मिलावट करने से मिलने वाले मुनाफे से कई गुना बड़ा है। ईमानदारी ही इंसान की असली पहचान है। मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलती सुधार ली है। मैं पूरे बाजार में सबका हिसाब बराबर करूंगा। मुझे अब सिर्फ इज्जत चाहिए। जब नीयत साफ होती है तो इज्जत अपने आप मिल जाती है। आपका नया जीवन मुबारक हो। धनीराम ने अपनी दुकान पुनः खोली, पर इस बार दुकान का नियम और नीयत दोनों बदल चुके थे। रामू, आज से हमारी दुकान में हर चीज की जांच होगी। हम वही बेचेंगे जो स्वस्थ और ईमानदारी से तोल गया हो। मालिक, ग्राहक वापस आने लगे हैं। उन्हें विश्वास हो रहा है कि आप बदल गए हैं। आज दुकान में काफी भीड़ है। ये भीड़ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि विश्वास की वजह से है। मैं कम कमाऊंगा पर चैन की नींद सोऊंगा। अब आप सही मायनों में एक सफल व्यापारी हैं। ईमानदारी से की गई कमाई ही बरकत लाती है। रामू, ये पुराना तराजू हटा दो और नया लगाओ। आज से सब कुछ साफ और सच्चा होगा। जी मालिक, हमारी दुकान की नई शुरुआत आज से हो गई है।